First was fundamental analysis, in which we have EIC approach, economy, industry, and company, right? Then we have technical, and then EMH, that is efficient market hypothesis, right? So today we will be covering technical analysis. अब fundamental और technical में क्या difference होता है? Fundamental is based on the value of the underlying asset. So it is based on intrinsic value, right? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, जो कि किस पे बेस्ड होता है? डिफरेंट एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वो सब। तो टेक्निकल में क्या डिफरेंस होता है फिर? Technically basically it depends on the demand and supply of the particular stock. Demand and supply of a particular stock, right? Over a given period of time. For a given period of time, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है टेक्निकल, फंडामेंटल बेस्ड होता है इंट्रिंसिक वैल्यू पे। और क्या डिफरेंस होता है? बुक वैल्यू पे नहीं होता है, बुक वैल्यू पे हो सकती है ना। बुक वैल्यू पे नहीं होता, इंट्रिंसिक वैल्यू पे होता है। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू तो जो उसके फाइनेंशियल में शो हो रहा है, बट स्टॉक्स का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? व्हाट इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो उसके कैश फ्लोज आने वाले, वो कौन वैल्यू करता है? और क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स का सपोर्ट होता है, चार्ट्स का यूज करते हैं, हाँ ठीक है। कैंडलस्टिक हो गया, लाइन हो गया, पॉइंट एंड फिंगर हो गया, और मूविंग एवरेज हो गया। ये तो तरीके हैं, डिफरेंस क्या है इनमें? प्राइस मूवमेंट बताना है, एंट्री एंड एग्जिट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस चलता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट बेसिस पे जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हो गया कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस से जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकता है, राइट? फंडामेंटल, बिकॉज़ फंडामेंटल एनालिसिस विल हेल्प अस वॉच कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, दिस विल हेल्प अस कि कब बाय करें, ठीक है, आसपास के स्टॉक। बट अगर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट में जाना है, इंट्राडे करना है, फ्यू डेज का ट्रेड करना है, तो हम टेक्निकल यूज करते हैं, तब उस केस में वी डोंट यूज फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और trader use technical and investor use derivatives while investing. what can you repeat? Trader generally prefer technical analysis. हाँ, ट्रेडर जनरली प्रेफर टेक्निकल, हाँ, investor goes with fundamentals. विद फंडामेंटल्स, ठीक है। तो इन्वेस्टर मतलब दोनों करता है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टिंग मींस लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग मींस शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो इन्वेस्टर यूजेस बोथ टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, बट अ ट्रेडर ओनली यूजेस टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में हमने EIC पढ़ा, तो मतलब ये सारे फैक्टर्स क्या थे? ऑल दीज फैक्टर्स आर एक्सटर्नल, ठीक है, इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कंपनी क्या है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वी आर विल ओनली बी सीइंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टॉक, ठीक है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी से इररिस्पेक्टिव कि उसका ग्राफ कैसे चल रहा है, राइट। प्राइस तो मेनली किस पे बेस्ड होता है? प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई आता है, ये किस पे डिपेंड करता है? इन एनालिसिस टू फंडामेंटल एनालिसिस दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द मार्केट। तो मूड, मार्केट के, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स, ये सब कौन लॉन्च करता है? टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर वी बिलीव कि एक स्टॉक की वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही है, जो उसकी रियल वैल्यू है। बट इन शॉर्ट टर्म, जैसे कि सपोज करो ये प्राइस चल रहा था किसी स्टॉक का, आपको न्यूज आई, अब उस न्यूज का इम्पैक्ट सडनली तो एकदम से तो नहीं आ जाएगा। अगर वो एफिशिएंट मार्केट में, एफिशिएंट मार्केट क्या बोलते हैं कि एकदम से हर एक न्यूज का इम्पैक्ट प्राइस के अंदर ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो वहां पे तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों यूजलेस हो जाते हैं। बट अगर एफिशिएंट मार्केट नहीं है, तो इस न्यूज को आने में, इसका इफेक्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ ड्यूरेशन में ये प्राइस में शो होगा। अब जो ये ड्यूरेशन है, टेक्निकल एनालिसिस क्या ट्राई करते हैं कि इस ड्यूरेशन में जब तक वो इम्पैक्ट आ रहा है थ्रू वेरियस स्टार्स, वो लोग इस टाइम में प्रॉफिट अपना अर्न कर ले, बुक कर ले, ठीक है। अब इसके कुछ असम्पशंस होते हैं। सबसे पहले
मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइंड सोली बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड आर गवर्न्ड बाय न्यूमरस रैशनल एंड इरैशनल फैक्टर्स। अभी इरैशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? रैशनल तो हो गया व्हेन यू बिलीव इन अ स्टॉक की इसका वैल्यू ये होना चाहिए बेस्ड ऑन सच सच एनालिसिस, वो हो गया रैशनल फैक्टर। इरैशनल फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? फियर हो गया, हर्ड मेंटालिटी हो गया, एकदम से जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? इरैशनल फैक्टर्स, जो कि हमारे किसके अंदर भी आते हैं? बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। कि इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनली नहीं बिहेव करते, समटाइम्स दे हैव सर्टेन बायसेस, तो उनको भी हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, ठीक है। Included in these factors are those economic variables relied on by fundamental analysis as well as opinions, moods and guesses. And some geopolitical risk. Geopolitical risk तो you consider under economic factors under fundamental analysis as well, है ना? वो तो आएगा ही। अगर कोई इंफॉर्मेशन आई इकोनॉमी से रिलेटेड तो उसके फंडामेंटल्स को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। अब टेक्निकल क्या बोलते हैं? जब तक ये इम्पैक्ट पूरा आएगा प्राइसेस के अंदर, उस ड्यूरेशन के अंदर मार्केट एफिशिएंट नहीं है, कुछ प्राइस गैप्स है, तो उस टाइम में दे वांट टू बुक द प्रॉफिट्स, ठीक है। Now it is assumed that though there are minor fluctuations in the market, stock prices tend to move in trends that persist for long period. तो सबसे पहले जब हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे तो क्या हमें गॉज करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। तो मार्केट में हमेशा कोई ना कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, या तो अपवर्ड ट्रेंड होगा या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा या फिर साइडवेज ट्रेंड होगा, ठीक है। तो तीन ट्रेंड होते हैं हमारे, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। साइडवेज का क्या मतलब है? क्या साइडवेज का क्या मतलब है? साइडवेज का ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट्स में प्राइसेस ऐसे चलते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे चलता है तो मतलब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे जा रहा है मतलब ये नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये हो गया साइडवेज, ठीक है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है। प्राइमरी का मतलब जो लॉन्ग टर्म में चल रहा है, जैसे अब इसमें प्राइमरी ट्रेंड क्या है? अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसको हम बोलते हैं हायर हाई, इसको हम बोलते हैं हायर लो। हायर लो क्यों? पूरा ट्रेंड हमारे कहाँ जा रहा है? हाई की तरफ। उसी हाई ट्रेंड का ये हाई है और उसी हाई ट्रेंड का ये लो है। तो जब हमारा नेक्स्ट हाई और नेक्स्ट लो दोनों ही पिछले हाई और लो से ऊपर है, तो इसका मतलब हमारा अपवर्ड ट्रेंड है। हर एक टाइम हमारा नेक्स्ट हाई आया वो इस वाले से ऊपर है, नेक्स्ट लो आया वो भी इससे ऊपर है, ठीक है। ये वाला हाई इससे ऊपर है, ये वाला लो इससे ऊपर है, तो ये क्या है? हमारा अपवर्ड ट्रेंड है। तो प्राइमरी ट्रेंड क्या हो गया इसमें? हमारा अपवर्ड्स हो गया। अब सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? सेकेंडरी ट्रेंड है कि कुछ टाइम उसमें जो करेक्शन आएंगे, जो करेक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो पूरे लॉन्ग टर्म के लिए फॉर 6 मंथ्स और एन ईयर, दैट इज अ प्राइमरी ट्रेंड। फ्यू वीक्स के लिए जो होता है वो सेकेंडरी ट्रेंड है। अब जैसे यहाँ पर ये अपवर्ड्स प्राइमरी ट्रेंड है, तो यहाँ पर देखो करेक्शन हुआ, प्राइस ड्रॉप हो गया, तो ये क्या हमारा यहाँ पर सेकेंडरी ट्रेंड है। अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आपने इस स्टॉक को देखा कि इसमें प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, ये नाउ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक, ठीक है। How can we analyze whether it is upward when the stock is going from up to down? तो नीचे भी डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। नहीं, यू विल लुक एट द कैंडलस्टिक्स ना, आप यू लुक एट मंथली और डेली कैंडलस्टिक्स, ठीक है। जब आप उस डेली कैंडलस्टिक लगाओगे और ओवर द ईयर जब उसको देखोगे तो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव हो रही होगी सारी एक साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ एक सिंगल कैंडल। उसमें ग्रीन भी होंगी, रेड भी होंगी, तो ऊपर भी जा रहा है मार्केट का प्राइस, नीचे भी जा रहा है, ठीक है। उसको नहीं हमें देखना है, उसके अलावा हमें क्या देखना है कि ऑल टुगेदर ये कहाँ पे जा रहा है,
अब ऊपर नीचे तो इसमें भी जा रहा है, बट ये ऑल टुगेदर कहाँ जा रहा है? जैसे आपके क्वेश्चन में समझ गया, लेकिन जैसे अब ट्रेंड चल रहा है, अब से लेके डाउन जाता था, इट कैन अगेन गो टू फॉर द डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है ना, तो हमें अज्यूम कैसे करेंगे अब ट्रेंड ही दोबारा ऊपर ही जाएगा? क्योंकि आपने लॉन्ग देखा ना पिछले एक ईयर में क्या चल रहा था, ठीक है, डाउन ही जा सकता है ये ट्रेंड जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ओके राइट? अब आप क्या करोगे, जब आपने लॉन्ग देखा ना, तो आपने इसमें एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट भी जनरेट कर दिया, राइट? पिछले फेज के अकॉर्डिंग कि कब जाता है, क्या अप्रोक्सीमेटली इसका रेजिस्टेंस है, क्या इसका सपोर्ट है, ठीक है? सपोज ये आया, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है इसका, ठीक है? अगर अब ये इसको ब्रेक कर जाता है तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा और भी। हाउ कैन बी अनलाइक प्रोबेबिलिटी लाइक स्टैंड ऑफ? ये आप जब डेटा खोलते हो उसका, तो आप जब उसको मार्क करोगे, मेरे पास अभी यहाँ पे नेट नहीं होगा, नहीं तो आई शो, मेरे पास पिक्चर्स होती तो नेट में अदरवाइज देख लेते हैं। जब वो होता है ना, आप पिछले कैंडलस्टिक्स देखोगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे रिसेंट में जहाँ से प्राइस हमेशा ऊपर उठ जाता है, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट हो कि यहीं से आया यहीं से ऊपर उठ गया, ठीक है? बट इसके आसपास पॉइंट होगा कि अप्रॉक्सीमेटली सपोज करो अभी इसका प्राइस चल रहा है 220, पर 200 के आसपास 199 198 इसके आसपास जब भी ये स्टॉक आता है तो इसका प्राइस ऊपर उठ जाता है, उससे नीचे नहीं जाता, तो उसको हम क्या मानेंगे कि हमारा सपोर्ट है, इससे ये प्राइस ब्रेकआउट नहीं करता है नीचे, अभी तक पास्ट में नहीं किया है, ठीक है? अगर वो इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो मतलब ये किसका सिग्नल हुआ, बियरिश का, कि सेलिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि उसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, अब उसका नया सपोर्ट बनेगा। हम सपोर्ट को जो ब्रेक कर दिया वहां पे इस कैंडलस्टिक में पॉइंट दिखाता है इसमें। हां, क्या दिखाता है? जो सपोर्ट है, हाँ, जो ब्रेकआउट होता है, हाँ, तो उसमें कुछ ब्रेकआउट में वॉल्यूम से देखते हैं या फिर वॉल्यूम जरूर देखते हैं, वॉल्यूम में क्या रोल रहता है, अब तुम सब ना सारी चीजें एक साथ मिक्स कर रहे हो, ठीक है? पहले धीरे धीरे चलते हैं वैसे। अगर मार्केट्स ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तुम लोग पहले प्राइस देखोगे फिर वॉल्यूम देखोगे। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम से मार्केट में बहुत तेज ट्रेड हो गया, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है, मतलब कि बुलिश मार्केट है, प्राइस और ऊपर जाएगा, ठीक है? बट अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम हो गई है सडनली, पहले जितनी वॉल्यूम ट्रेड हो रही थी अब उतनी नहीं हो रही, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डाउन ट्रेंड आएगा। कोई भी एक इंडिकेटर शॉर्ट नहीं दिखाता, तुम्हें दो तीन चीजें देखनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है? पहले सबसे बेसिक इज प्राइस एंड वॉल्यूम, ठीक है? अगर ऊपर ही जा रहा है प्राइस लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि प्राइस ऊपर ही चलता रहेगा, ठीक है? अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम अभी भी बहुत ट्रेड हो गया तो मतलब प्राइस नीचे ही जाएगा, बट देयर इज अ सडन चेंज कि वॉल्यूम बहुत कम हो गई है तो मे बी या तो ये यहीं स्टॉप हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर रिवर्सल हो सकता है। वॉल्यूम पर भी हाई है, वॉल्यूम कम होना चाहिए, यानी कि वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम में एवरेज देखते हैं, मंथली वीकली एवरेज कंपेयर करें ना वॉल्यूम का, क्या वीकली एवरेज या मंथली एवरेज कंपेयर करें ना वॉल्यूम का? वॉल्यूम पे इसलिए है यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स आते हैं, और वीकली देखना मंथली देखना डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेड यू आर इंडल्जिंग इन। अगर तुम इंट्राडे में जा रहे हो तो ऑब्वियसली फिर तो तुम मिनट्स का देखोगे, ठीक है? अगर तुम लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो तुम डेज का देखोगे, वीकली का देखोगे, ठीक है? अगर मैं इंट्राडे कर रही हूँ तो मेरे लिए पॉइंट ही नहीं है ना वीकली देखने का वॉल्यूम्स का। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स, हाँ, जितना ट्रेडिंग हो रहा है सर, वॉल्यूम मतलब कितना ट्रेड हो रहा है, नंबर ऑफ स्टॉक्स, सेलिंग एंड बाइंग जो चल रहा है। हाँ नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजिंग हैंड्स इन द मार्केट। हाँ, सपोज दोनों सबसे लार्जेस्ट है किसी कंपनी के, तो वो जो ग्राफ होगा हम्म, वो टोटल वॉल्यूम दिखाएगा कि हाँ, एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। हाँ, हाँ, आप जैसे सेलेक्ट करोगे इंडिकेटर में नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स होंगे, यहाँ चार्ट के नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स होते हैं। तो ये दिखाता है एनएसई या बीएसई का जो वो है ग्राफ, है? ये जो आप बता रही हैं हाँ, 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 वॉल्यूम जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो। एनएसई पे भी लिख जाएगा। हाँ जी, तो अच्छा हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की। तो अब जैसे कि प्राइमरी ट्रेंड जो है आइडेंटिफाइड कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो अब तुम इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म कि इसमें प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो हम बाय कब करेंगे? जब यहाँ पर सेकेंडरी ट्रेंड आएगा, मतलब
जब इसका प्राइस थोड़ा कम होगा देन विल बाय। ठीक है, हमें पता है लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रहा है, बट हम इसे कब बाय करें जब ये नीचे जाएगा। अब इसके लिए भी वैसे हम लोग ईएमए भी यूज करते हैं, बट जब मैं ईएमए बढ़ा दूंगी तो हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये में क्या बताया आपने? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, बट हमें बाय कब करना है, अगर ये प्राइमरी ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है तो हमें बाय करना है जब ये नीचे जाने लगे, और अगर हमारा प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हम क्या करेंगे, या तो शॉर्ट सेल करेंगे, राइट, या फिर हम लोग अपने ऑलरेडी है स्टॉक्स तो उन्हें सेल कर देंगे। सेल कब करेंगे, सेल भी सेकेंडरी ट्रेंड पे करेंगे। इसमें सेकेंडरी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, क्योंकि इसका प्राइमरी क्या है, डाउन। ठीक है, शॉर्ट सेल और सेल में क्या फर्क होगा? शॉर्ट सेलिंग और सेलिंग में फर्क होता है सर, जब आपके पास खुद के पास स्टॉक्स है तो आप उन्हें बेच सकते हो। शॉर्ट सेल आप जब करते हो उस स्टॉक को जो आपके पास खुद के पास नहीं है, आपने स्टॉक बेच दिया, आपको उसी दिन में वो स्टॉक दोबारा खरीदना पड़ता है। आप शॉर्ट सेल करते हो जब आपको लगता है कि उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, तो आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको वो स्टॉक दे देता है अपना। ठीक है, तो आप उसे, सपोज आपको लग रहा था कि स्टॉक ए है, उसका प्राइस अभी 80 रुपीज है, बट ये आज गिरेगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, पर आपके पास ये स्टॉक है तो आप मार्केट्स में इसे दूसरे से ले सकते हो, उसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेलिंग मतलब जब आपके पास खुद के पास वो स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो आप इसे बेच देते हो 80 पर, 80 पर, और अगर मार्केट का प्राइस चला जाता है 60 पर तो उसी दिन में आप 60 पर इसे बाय करके अपना स्क्वायर ऑफ कर लेते हो पोजीशन। ये ट्रांजैक्शन विद इन डे, विद इन टाइम, विद इन मिनट, विद इन अ डे होनी चाहिए, विद इन डे होनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेड की बात कर रहे हैं। हाँ, तभी स्क्वायर ऑफ करना आपको कंपल्सरी है। अगर ये ऊपर भी चला जाता है, सपोज आपका प्रोडक्शन गलत हो जाता है, ये 80 की जगह 100 पहुंच गया, तो फिर आपको 100 पे खरीदना पड़ेगा, बट आपको अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ओनली एडवाइस ऑफ ब्रोकर भी करते हैं, खुद अगर करना चाहे आदमी तो नहीं सर, ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रोकर नहीं, ब्रोकर के थ्रू आप करते हो, आप अपनी मर्जी से ही कर सकते हो। जिस भी स्टॉक में आपको लगता है आप खुद कर सकते हो, ब्रोकर एक इंटरमीडिएट है। शॉर्ट सेल और सेल जो है इंट्राडे की एक्टिविटी है। नहीं, सेल तो आप लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हो, बाय एंड सेलिंग तो लॉन्ग टर्म में भी। ना जिस केस में आपके पास स्टॉक नहीं है उसमें आप शॉर्ट सेल करते हो। वो है हाँ, और फिर बाय करना पड़ेगा अपने सेम डे। हाँ, लेकिन ये सब चीजें प्रिडिक्ट कैसे होती है? कुछ तो ऐसा नहीं होता है, कोई शॉर्ट फार्मूला नहीं होता। शॉर्ट का कुछ कोई भी फॉर्मूला नहीं होता सर, ऐसा तो कोई भी नहीं होता मार्केट में जिसका हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। ये लर्न बाय डूइंग, आप बार-बार करते रहेंगे, कुछ टाइम लॉस होगा, कुछ टाइम प्रॉफिट होगा, आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि विच इंडिकेटर्स आर वर्किंग फॉर यू, तो आप वो अप्लाई करके ये लो। इसमें एक और तो रहता होगा, जैसे आपने सेम डे में किया गेन भी हुआ तो वो आपके जितना गेन हुआ वो आपका टैक्स में आ जाता होगा। टैक्स पे लगता है सर, टैक्स मतलब वो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में और ज्यादा लगता है। तो अगर 30% के ब्रैकेट में हो आदमी, तो अगर 30% से ग्रोथ काम हो रही है, नहीं, अगर आपने शॉर्ट सेलिंग में बहुत ही आपको मार्जिनल प्रॉफिट हुआ है गेन, तो आपको कुछ नहीं बचता, कोई फायदा नहीं। नहीं बचता। ठीक है, अब इसके अंदर अप ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं, बुलिश, एंड डाउन ट्रेंड को हम बोलते हैं बेयरिश। जो भी ऑप्टिमिस्ट होते हैं मार्केट्स में कि ऊपर जाएगा प्राइस, उन्हें हम बुल्स बोलते हैं, और जो भी पेसिमिस्ट होते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, उन्हें हम बेयर्स बोलते हैं। जैसे ये अप ट्रेंड है, A to B के बाद जो B to C का जो गैप है, फिर B से D और D से E के बीच का जो गैप डिफरेंस है डाउन टर्म में, तो इसके लिए कब फिक्स वैल्यू होनी चाहिए इसके लिए, मतलब कितना नीचे जा रहा है या फिर नहीं, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कितना नीचे जाकर ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एवरेज होना चाहिए, वॉल्यूम भी एवरेज होना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम होना चाहिए इसके अंदर। अगर प्राइमरी ट्रेंड तुम देख रहे हो तो उसके अंदर की वॉल्यूम अच्छा ट्रेंड हो रहा, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, उसके बाद भी ट्रेंड जा रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं जो इतना फ्लक्चुएशन ला रहे हैं मार्केट में, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वो तो मैनिपुलेशन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है।
इसमें क्या एडवांटेज होता है जो ये लोग करते हैं ऐसे जस्ट फ्यू पीपल ट्राई टू रेज द प्राइस? सर वो ऊपर चढ़ा के फिर अपने स्टॉक्स बेच देते हैं ना, हाँ वो ऑफलोड कर देते हैं। अगर मेरे मार्केट में कैसे कंट्रोल करते हैं जो है सर सेबी का काम होता है कंट्रोल करना, उनके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे वो मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पर मैनिपुलेशन के चांसेस लग रहे हैं, तो फिर वो उसको अलग अलग कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं। इससे भी किसी कंट्रोल नहीं करती ये लोग ऐसे अगर मैनिपुलेट करके हाई बना अगर उन्हें प्रूफ मिल जाता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन होता है। पैन से लेके एक्चुअली होता है, पैन हो जाता है मार्केट से। लेकिन जो रेपुटेड स्टॉक्स हैं जैसे टाटा स्टील है ना, इन्फोसिस वगैरह के जो हैं इनमें तो ऐसा प्ले नहीं होता होगा। सर ये प्ले उन्हीं में पॉसिबल है जो कम लोगों के पास है स्टॉक, ठीक है, जिसके अंदर जो मार्केट के अंदर लोग हैं, जैसे पेनी स्टॉक्स हो गए, बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, उनके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये कुछ लोगों के पास है। या फिर हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसान के पास ही वो स्टॉक बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो ही उसका 10-15% एक पर्टिकुलर अगर इंडिविजुअल के पास है तो उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है ना उसको ऊपर नीचे ले जाने की। अगर वो अपने स्टॉक्स को बेचने या खरीदने लग जाए, उसी दिन बेचने लग जाए, मेरे पास 10% ऑफ द शेयर्स है, मैं उसी दिन ऑफलोड कर दूँ तो मार्केट अपने आप ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे प्राइस। हाँ अगर मैं बेचूंगी तो उससे भी, अगर किसी एक इंडिविजुअल के पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा शेयर्स है तो उससे भी इम्पैक्ट आता है स्टॉक प्राइसेस में। जो बेचेगा वो लॉस में बेचेगा ना? हाँ तो इसलिए तो फिर वो नहीं बेचते हैं ऐसे। जनरली जब मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो मैं उसको ब्रेक कर कर बेचती हूँ इंस्टेड ऑफ एक साथ, बिकॉज नहीं तो मार्केट नीचे चला जाएगा एंड बी द लॉस। ठीक है, यहाँ तक और कुछ? ऐसे एक थ्योरी होती है इलियट वेव थ्योरी, ठीक है। अब इलियट वेव थ्योरी हम होती है कि मार्केट्स में ना वेव बनती है कोई भी ट्रेंड के लिए, और ये वेव किस प्रोपोर्शन में बनती है? ये वेव बनती है 5:3 में। मतलब कि अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है तो उसके अंदर आपके 5 बार अपवर्ड्स आएगा, 1 2 3 4 5, और इसके बाद फिर करेक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हर एक स्टॉक का एक साइकिल होता है, ठीक है। अगर वो किस साइकिल में चलता है? 5:3 के। 5 क्या होगा? 5 होता है आपको, इसको ये बोलते हैं इम्पल्स या फिर मोटिव स्टेज, और ये क्या होता है? ये होता है आपका करेक्टिव स्टेज, ठीक है। तो अगर ये अप ट्रेंड है तो 5 बार स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे लॉन्ग उसमें सीरीज में, और उसके बाद फिर ये करेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर इफ यू वांट टू आपको बाय करना है तो आप कहाँ पे बाय करोगे? जब ये यहाँ पर है, ठीक है, या फिर आपको अब पता चला एक वेव निकल गया तो आप इसे यहाँ पे बाय करने का ट्राई करोगे, और सेल कहाँ पे करोगे? जब इसकी 5 साइकिल पूरी हो जाएगी। ऐसा रूल है क्या? ऐसा ऑब्जर्व किया गया एम्पेरिकली काफी सारे स्टॉक्स को पढ़कर कि ऐसा होता है 5:3 में जब होता है तब एक साइकिल स्टॉक की पूरी हो जाती है। 5 तो राइज का होता है। हाँ, और 3 डाउनवर्ड्स। अच्छा 3 वो आपने ज़्यादा दिखाया है शायद 1 2 3। इसके बाद क्या ट्रेंड होगा? इसके बाद क्या प्रेडिक्शन है? इसके बाद फिर दूसरी साइकिल शुरू होएगा, राइजिंग वाली। हाँ ऐसा होता है? ऐसा ये बोलती है थ्योरी। अपने उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, उसके बाद ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस थ्योरी, उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, तो उन्होंने काफी सारा डेटा कंपाइल किया होगा, उसके बाद उन्होंने बोला ये चीज। अच्छा अब आ जाते हैं मूविंग एवरेज पे। किसी भी चीज का बेसिकली एवरेज क्या होता है? अगर मुझे बोलना हो कि इस क्लास में मुझे हाइट का एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगी? सम करके सबका और नंबर से डिवाइड कर दूंगी, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है तो इसका मतलब क्या होता है? 200। अब वो डेज भी हो सकता है, वो मिनट्स की भी हो सकती है,
जैसे कि अगर आप कैंडलस्टिक मिनट्स की ले लेते हो 5 मिनट्स की, तो मतलब 200 कैंडलस्टिक्स का मूविंग एवरेज ही आता है। वो मिनट्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग क्या कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, मूविंग क्यों होता है ये? 200 आपने जैसे फिगर ली है, हाँ, क्या मतलब है 200 का? 200 मतलब 200 कैंडलस्टिक्स का 200 का एवरेज निकालेंगे। अगर मैं डीएस बोलूं तो पिछले 200 दिनों का क्लोजिंग प्राइस लिया मैंने, उनको ऐड किया और 200 से डिवाइड कर दिया। मतलब पिछले 200 डेज के अकॉर्डिंग ये एवरेज प्राइस होता। ठीक है, हिस्टोरिकली ये एवरेज प्राइस होना था इन पिछले 200 दिनों का, ये एवरेज प्राइस। ठीक है, एवरेज का मतलब उससे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बट मैंने एक एवरेज प्राइस निकाल दिया। वो चार्ट दिखा देता है एवरेज मूविंग। हाँ, आप इंडिकेटर्स पे जाओगे, उधर मूविंग एवरेज होते हैं अलग अलग दिन के, आप उधर क्लिक करो, ऐसी लाइंस शो होती हैं। मतलब उसमें ऑप्शन 200 डेज हो गया, 30 7 डेज डेज हो गया, 21 डेज हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। क्लोजिंग के प्राइस से ऐड होता है। हाँ, क्लोजिंग के प्राइस में। तो ये इसे इंडिकेशन होता है कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा। ये आपको एक एवरेज प्राइस बता देता है कि लास्ट 200 डेज में ये था। अभी इंडिकेशन की हम अभी बात करते हैं कि कब क्या इंडिकेट होता है। और ये रेड लाइन दिखा रही है, मूविंग एवरेज दिखा रही है। हाँ, ये मूविंग एवरेज दिखा रही है आपको 200 का। आपने लिखा ऐसे में लिखा सिंपल मूविंग एवरेज। अच्छा, इसमें भी और बहुत सारे होते हैं। हाँ, सिंपल होता है। मेन जो आप लोगों को पढ़ने हुए सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो है चार्ट उसमें जिसमें हम ब्रोकरेज का जो भी देखेंगे वो हाँ, वो आप इंडिकेटर पे जाना, उसके अंदर मूविंग एवरेज डालना। इसमें लिखा होता है 200 एमपी मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज लिखा होता है। हाँ, सर इसमें लिखा होगा 200 SMA, 200 EMA लिखा होगा। सिंपल एवरेज का मतलब कि हर एक दिन को सेम वेटेज दिया, सबका सम किया, उसको 200 से डिवाइड कर दिया, दैट इज सिंपल एवरेज। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि हम जो रीसेंट डे है, मतलब आज से कल वाला दिन था, उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कि जितना रीसेंट में जो दिन है, टाइम पीरियड है, उसको उतनी ज्यादा वेटेज मिलती है। ठीक है, अब इसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप जैसे एक दिन का डेटा ऐड होगा, सपोज कल क्या था 14th, राइट? तो 14th को जब मूविंग एवरेज कैलकुलेट हुआ तो उससे पिछले 200 डेज का हुआ। आज जब 15th हो गई तो एक दिन पुराना 200 में से माइनस हो जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे मूव होता जाता है वैसे वैसे इसका पिछला दिन कम होता जाता है और वो डे ऐड होता जाता है, इसलिए इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। मूव करता रहता है ना हर दिन के अकॉर्डिंग। EMI का सिंपल तो होता है हर दिन को सेम वेटेज दिया, ठीक है, सबका प्राइस ऐड किया, डिवाइड कर दिया। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि रीसेंट डेज जो है उनको ज्यादा वेटेज दी जाती है। सपोज करो एक्सपोनेंशियल में से ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्यों? क्योंकि वो आपको रीसेंट सेंटिमेंट बताता है मार्केट का। जैसे कि कोविड आया, ठीक है, अब कोविड आया तो मार्केट में एकदम से सडन चेंजेस आए प्राइस में, तब आप उस केस में जब इन्वेस्ट करोगे तो आप व्हाट यू वांट कि रीसेंट फैक्टर्स को मैं ज्यादा कंसीडर करूं इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ उससे पुराने, राइट? एक्सपोनेंशियल क्या करता है, तो 14th को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा वेटेज देगा 13th को। 13th का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगी, उससे जो भी 21 दिन या 7 दिन जितने का भी आप मूविंग एवरेज ले रहे हो उसको जो सबसे उसका पहला दिन होगा उसको सबसे कम वेटेज मिलेगी, उससे रिलेटिव से कम करते हैं। हाँ, सब मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब सबसे जितना जितना रीसेंट उसकी उतनी ज्यादा वेटेज और फिर धीरे धीरे एंड तक वो कम होती जाएगी। मैम जैसे 2 से 200 पीरियड ऐसे में है, तो एवरेज जनरली कितने कंसीडर करते हैं? 7 डेज, 10 डेज, 200 डेज, 1 ईयर? मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने टाइम फ्रेम का आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे ये था आपका मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है, और ये आपका 21 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है।
अगर ये आपके स्टॉक प्राइस को ऊपर से कट करता है, ऊपर से कट करता है अगर स्टॉक प्राइस को, इसका मतलब है कि ये बियरिश सिग्नल दे रहा है कि अब मार्केट का प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है, अगर ये आपके स्टॉक को नीचे से कट करता ऊपर की तरफ, मतलब कि बुलिश सिग्नल है, इसके बाद मार्केट के प्राइस ऊपर जाएंगे। ऊपर से कट करा तो मतलब बियरिश, और यहाँ से कट करा नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर को, तो मतलब ये मूविंग एवरेज से, ये मूविंग एवरेज कहाँ से कट करता है? अगर ऊपर से कट करता है स्टॉक प्राइस को तो बियरिश, और अगर नीचे से स्टॉक प्राइस को कट करता है तो मतलब कि बुलिश। आपको कम रहता है ये स्टॉक प्राइस है। आप इसको चाहो तो कैंडलस्टिक पैटर्न बना सकते हो, ऐसे बना लो। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो मूविंग एवरेज है। हाँ, जैसे इधर दिखाया था ना, सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे ये है, हाँ, अभी कहाँ से कट कर रहा है स्टॉक प्राइसेस को? ऊपर से। ऊपर से कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद प्राइस नीचे गिरेगा। ओके, हम दोबारा वो ऊपर निकालें उधर की, क्या? दूसरी वाली जो पहले वाली का थी, पहले वाली क्या थी? इससे पहले जो कुछ लिखे हुए थे ना ऊपर, लेकिन इसमें तो ऊपर जा रहा है। हाँ, इसमें तो ऊपर जा रहा था कट होने के बाद। नहीं पहले नीचे गया ना सर, हाँ इधर अभी नीचे गया। हाँ ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे। एक होता है आपका MACD। पहले आप इतना देखो, MACD। हाँ ये वैसे EMA का कैलकुलेशन है। आप लोगों को इतना यूज नहीं आएगा, और मार्केट में मतलब डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आप EMA लगाओ तो आपको सीधा लाइन बना के देगा, बट वैसे फॉर्मूला EMA कैलकुलेट करने का ये होता है। MACD का क्या होता है? MACD होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। अब इसके अंदर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस क्या होता है? दो EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब उन दो EMA में से एक शॉर्ट टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म मतलब कम दिन का, 7 डेज का हो गया, 21 डेज का हो गया, ठीक है, 50 डेज का हो गया। लॉन्ग टर्म का मतलब कि 100 डेज का हो गया, 200 डेज का हो गया। ठीक है, दो EMA होंगे, और MACD क्या होगा? शॉर्ट टर्म EMA माइनस लॉन्ग टर्म EMA। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि मार्केट्स क्या है? बुलिश। शॉर्ट टर्म EMA को हम लोग फास्ट लाइन में बोलते हैं, और इसको हम स्लो लाइन में बोलते हैं। शॉर्ट टर्म को, शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? शॉर्ट लाइन, फास्ट लाइन। बड़ी डिफरेंस है शॉर्ट फास्ट लाइन कि यहाँ पर जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, वहाँ पे धीरे रिलेटिवली धीरे चेंज होते हैं, इसलिए उसको एक सब नाम दे दिया गया, फास्ट लाइन और स्लो लाइन। तो कभी कभी जार्गन्स में यूज करा जाता है कि फास्ट लाइन जब ऊपर से कट करेगी या फास्ट लाइन नीचे से कट करेगी, तो उसके अंदर फास्ट लाइन का मतलब है कि शॉर्ट टर्म वाली, कम दिन वाली। जैसे एक बार लाइन कट कर रही है तो हम 200 मूविंग एवरेज देते हैं, लेट्स से 7-9 डेज का देते हैं। दो देखने पड़ेंगे। हाँ, तो जैसे ऊपर ये बनाया हुआ है लाइन कई बार कट कर रही है, तो व्हाट कैन बी कंसीडर्ड? इट इज अ बाय सिग्नल और सेल सिग्नल? हाउ कैन वी कंसीडर? ये दो, इसमें से एक MACD है
और एक आपकी सिग्नल लाइन है। Okay. Which is important or which is mostly used? Which is more important? दोनों इंपॉर्टेंट है। जब ये इसको ऊपर से कट करेगी यहाँ पे, इसका मतलब कि सेल करना है, बियरिश मार्केट है। जब ये यहाँ से इसको नीचे से कट करेगी तो इसका मतलब है कि बुल मार्केट है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। How much long? How much? मतलब प्राइस जैसे ऊपर से फिर कट कर रही है इसमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये लेट से बाय सिग्नल तो हो गया, थोड़ी लाइन ऊपर जाते हैं बियरिंग प्रॉफिट, हाँ। फिर ऊपर से नीचे जाती है। आप लोग पहले क्या करेंगे, आप पहले कैंडलस्टिक देखोगे, ठीक है, पहले आपको प्राइमरी ट्रेंड, तो उसके बाद आप कैंडलस्टिक देखोगे कि क्या कोई रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, जो अभी हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे उसके अंदर क्या कोई रिवर्सल आ रहा है। अगर आपको रिवर्सल दिख जाता है कि अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था, आपको रिवर्सल कैंडल दिखा कि अब ये बियरिश मार्केट, इसका मतलब है कि बियरिश मार्केट की तरफ जाना चाहिए, कैंडलस्टिक ये इंडिकेट कर रहा है कि बियरिश मार्केट की तरफ जाना चाहिए। तो आप सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर यू विल नॉट टेक द डिसीजन। फिर आप उसके बाद क्या देखोगे, आप देखोगे नीचे वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम देख के वॉल्यूम में अच्छा ट्रेड हो रहा है, फिर आप लोग देखोगे कि क्या यहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। अगर ये भी वही चीज सिग्नल कर दे कि बियरिश मार्केट है, बियरिश का जब एमएसीडी ने ऊपर से कट किया उसको, देन यू विल श्योर कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। आप दो तीन चीजों को एक साथ देख के देन यू कैन कंफर्म कि अभी नीचे ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसके बेसिस पे या सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे या सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं होता, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब वो बन भी जाता है कैंडलस्टिक, तब भी हम एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं, मे बी फॉल्स ऑफ रैंक, ठीक है, मे बी अभी इसने गलत इंडिकेशन दिया, इसके बाद ऊपर चला जाए, तो हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन का भी वेट करते हैं कि एक और बार प्राइस नीचे जाए, देन विल बी श्योर कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ शॉर्ट कोई भी नहीं होता, एक तो कभी भी यूज नहीं होता कि इसी के बेसिस पे यू विल टेक द डिसीजन कि ये हो गया तो अब चलो भाई ले लेते हैं। तो अभी करंट मार्केट तो डाउन डाउन जा रही है ऑलरेडी। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि वो डाउन ही जाएगी तो आप शॉर्ट सेलिंग कर लो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब आप शॉर्ट सेल करते हो जब आपको बिलीव है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा, तो आप उस टाइम पे बेच देते हो जब वो अभी करंट प्राइस है महंगा है और वो उससे नीचे भी गिर जाएगा, आप उसको खरीद ले तो आपका मार्जिन आपको प्रॉफिट हो जाता है। या फिर आपको किसी चीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपको अभी पता है कि अभी मार्केट से डाउन है तो आप उसको खरीद लोगे लॉन्ग टर्म के लिए। ये तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं वो श्योर शॉट नहीं होती, सिस्टमैटिक एसआईपी म्यूचुअल फंड और इसकी भी होती है, जैसे स्टॉक्स भी होती है, अब होने लगे हैं स्टॉक्स में ऑप्शन आ गया एसआईपी का, तो वो क्या नहीं होती सर, क्या नहीं होती आपको सर? अगर सपोज वन विदाउट गोइंग टू ऑल दिस ग्राफ, अगर वो रेगुलर से ले रहा है तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद एसआईपी स्टॉक में मैं क्यों करूँगी, मुझे किसी एक स्टॉक में बिलीव है कि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, मैं उसको खरीदना चाहती हूँ, बट मेरे पास इतना टेक्निकल एक्यूमेंट नहीं है कि मुझे नहीं पता भाई कि क्या उसका सही प्राइस है, किस पे खरीदना चाहिए, बट मुझे इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है। तो अपना सस्पेशन खत्म करने के लिए कि आज मैं मार्केट में पैसे लगाऊं, मैं भी आज हाई प्राइस है, कल को कम चला है, उस केस में मैं क्या करती हूँ, एसआईपी कर देती हूँ कि रोज थोड़ा थोड़ा जाए तो एवरेज प्राइस मेरा इन्वेस्ट हो जाए, ना ऐसा हो कि मैंने बहुत हाई पे खरीद लिया, ना ऐसा हो लो पे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं देखना आता दिन में कितना होगा, ये कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, मुझे सिर्फ मैंने फंडामेंटल देख लिया, लॉन्ग मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ एक दिन में खरीदने की जगह एसआईपी कर देती हूँ कि इसमें इतने दिन में इस महीने में पैसे लगा देना ताकि मेरा एवरेज प्राइस निकले, ठीक है। उस केस में हम लोग एसआईपी लगाते हैं, उसमें सब देखने की जरूरत नहीं, उसमें ये जब आपको देखनी ही नहीं आती तब आप लगाते हो ना सर, अगर मुझे आती ही नहीं है या फिर मैं टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती तो मैं एसआईपी लगा दूंगा, अपना सिस्टमैटिकली बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो मल्टीपल आपने ग्राफ दिखाए थे, हाँ, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, क्या दो लाइनें दिखा रहे थे ये हो गया एमएससीडी, ठीक है। एमएससीडी क्या है,
शॉर्ट टर्म ईएमए एंड ये लॉन्ग टर्म ईएमए। ये क्या है डिफरेंस मतलब? हाँ, शॉर्ट टर्म मतलब कम दिनों का, लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा दिनों का। तो आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हो जैसे कि जैसे सपोज आपने एक लाइन ले ली 7 डेज वाली ईएमए, एक ले ली 21 डेज वाली ईएमए, तो इस केस में शॉर्ट टर्म हो गया 7, लॉन्ग टर्म हो गया 21। ठीक है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप ये लोगे। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो फिर आप ये वाले लोगे। ठीक है, आप किस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करोगे। बट जो कम दिन वाली है उसको हम बोलते हैं उस केस में शॉर्ट टर्म, और जो ज्यादा दिन वाली है उसको बोलते हैं लॉन्ग। ठीक है, और जब ये दोनों क्रॉस हो जाते हैं तो इसके लिए एक और टर्म होता है जिसे हम गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर जब ये MACD आपने कोई भी लिया, आप दिन अपने अकॉर्डिंग लगा लो, आपको छोटे कम दिन के लिए करना है, ज्यादा के लिए करना है। अगर आपको कम दिन के लिए करना है, इंट्राडे वगैरह करना है, तो आप 7 दिन के और 21 दिन वाले के MACD ले लोगे। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग के लिए करना है तो आप 50 या 100 या 50 या 200 लोगे। ठीक है, उससे आपका MACD आप उधर लगाओगे इंडिकेटर, वो अपने आप कर देगा। अगर ये है आपकी सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन क्या होती है? सिग्नल लाइन कुछ नहीं होती, 9 डेज का MACD का मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 9 years का 9 डेज 9 days का 9 डेज वो स्टैंडर्ड होता है। हाँ, हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। 9 days का 9 days का सिग्नल लाइन है। क्या? हाँ, सिग्नल लाइन। ओके इस लाइन का 9 डेज का ईएमए है। ओके, ठीक है, अब ये दोनों आपका खुद ब खुद वहाँ पे आ जाता है। मतलब मुझे सिग्नल लाइन है, इसमें हमने जो देखा सिग्नल लाइन इसमें कौन सी हुई जो मूविंग एवरेज वाली कौन सी? नहीं, ये मूविंग है दोनों में से, मतलब वो तो ग्राफ में ही मेंशन ना। ठीक है, ग्राफ में आप बनाओगे अपने आप, यू कैन चेंज द कलर एज वेल कि ग्रीन मेरी MACD को इंडिकेट कर रही है, रेड मेरी सिग्नल को इंडिकेट कर रही है, वो सारे में ऑप्शन होता है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो अगर कंफ्यूजन हो। ठीक है, इसमें से दो लाइन है, इसमें से आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज MACD एंड दिस इज योर सिग्नल लाइन, और ये तुम्हारी होती है बेस लाइन, जीरो लाइन। ठीक है, तो MACD हमेशा इसके ऊपर नीचे आसपास मूव करेगा। ठीक है, तो अगर MACD से ऊपर से काटता है तो इसका मतलब है कि अब ये बेयरिश मार्केट है कि प्राइसेस नीचे जाएंगे। अगर नीचे से ऊपर काटता है तो मतलब कि बुलिश मार्केट है, प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो ये सिग्नल लाइन क्या दिखाता है? स्टॉक प्राइस फॉर 9 days का? नहीं, इसका एवरेज बताता है सर। सिग्नल लाइन हाँ, किसका एवरेज? MACD। अच्छा, एवरेज कौन सा? लॉन्ग और शॉर्ट का? हाँ, लॉन्ग MACD आ गया, लॉन्ग शॉर्ट माइनस लॉन्ग करके। ठीक है, अब उस MACD के 9 दिन का EMA निकालेगा। मतलब एक वैल्यू आया ना, जब मैंने शॉर्ट में से लॉन्ग माइनस कर दिया तो मेरे पास कोई वैल्यू आ गया। ठीक है, 9 दिन के लिए वो मैंने वैल्यू लिख लिया। अच्छा, अब एक्सपोनेंशियल का मतलब कि जो सबसे लेटेस्ट दिन है उसको ज्यादा वेटेज दे दी मैंने 9 दिन में से। ठीक है, और जो सबसे पुराना दिन है उसको कम दे दी, वो लिया और उसका एवरेज लिखा, तो मेरी सिग्नल लाइन हो गया। जो ये आपकी MACD है, हाँ, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, हाई साइड होनी चाहिए, ये किसी भी साइड हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बेस लाइन के आसपास होगी। और ऊपर अगर इट इज साइन ऑफ बुलिश मार्केट, नीचे तो इट मे बी नहीं, इट डिपेंड्स कि कट कहाँ से कर रही है वहाँ सिग्नल लाइन, ऊपर से कट कर रही है कि नीचे से कट कर रही है। ऊपर से करके बुलिश, नीचे से कर देगा ना, ऊपर से कभी तो बेरिश ऊपर। हाँ हाँ तो बेस लाइन क्या दिखाती है? इंडिकेशन करती है हाँ, बेस लाइन? बेस लाइन के आसपास होता है ना सर, ये एवरेजेस है। ना, ये बेस लाइन कुछ वैल्यू इंडिकेट करती है स्टॉक की? नहीं, वो बेस जैसे ग्राफ के अंदर बेस लाइन होता है, हाँ, ऐसे ही बेस लाइन जीरो लाइन है, ऊपर। ये है सर। हाँ, नहीं हम इसको जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है हाँ, उसी को बेस लाइन। नहीं तो मैंने इधर ऐसे बनाया ना। अदरवाइज इसे एक्स एक्सिस होंगे। हाँ, तो ऊपर नीचे जो जा रही है वो उसका स्टॉक का हाँ, अच्छा, और कोई डाउट है इसमें? ये अच्छा
अच्छा होता अगर ये ना ऑनलाइन में अगर आप एक्सप्लेन करना तो अच्छा होता नहीं? अगर ग्राफ में, चार्ट्स में, एक काम करूँगी मैं, ऑनलाइन जब हमारी होगी ना रिवीजन क्लास, तब अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं आपको उधर तब दिखा दूँगी। अब यहाँ पे तो नेट है नहीं, ठीक है। उस दिन जब ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस होगी, इफ टाइम परमिट्स देन आई विल शो यू द लाइव। उससे पहले तो ये वर्किंग डे में आप कर पाएंगे किसके साथ छोटा शॉर्ट टाइम का भाई कितना टाइम लगेगा आपको दिखाने में? आधा घंटा? सर दिखाने में तो डिपेंड्स ना कितना हम देखते हैं, मतलब 1 घंटा ही लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, वो तो डिपेंड्स, ठीक है। बट आई ट्राई, देखते हैं अगर उससे पहले टाइम अलाउ किया नहीं, मतलब मैं हुआ। ये कहता हूँ घंटा आप 2 घंटा दें शुरू में कुछ दिखा दिए 10-15 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले टाइम मिले तो दूसरा दिखा दें। ठीक है, ठीक है, आई ट्राई। क्योंकि वो नहीं तो फिर नहीं तो मैं ये भी कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को टीम्स में भेज दूँ, ठीक है, उसको वो लेकर टेक्स्ट लेके। हाँ स्नैपशॉट लेके तो मैं दिखा दीजिए कि जैसा करो। Now, market breadth is a ratio that compares the total number of rising stocks to the total number of falling stocks, ठीक है। तो मतलब मार्केट में मार्केट ब्रेथ क्या होता है? एनवी होगा ना अभी, एनवी के बजाय एनवी होगा। हाँ, ठीक है, कि आज दिन में मार्केट में कितने स्टॉक्स में प्राइस राइज किया है और कितने में फॉल किया है। तो अगर ये 1 से ज्यादा है, मतलब कि नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें प्राइस राइज हुआ है वो ज्यादा है देन द नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें प्राइस कम हुआ है। क्वेश्चन जैसे मार्केट पेपर टोटल नंबर ऑफ शेयर लिस्टेड है ऑन द एक्सचेंज, निफ्टी 50 करेंगे, सेंसेक्स 30 करेंगे। जिसमें भी यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन सी उसका मार्केट ब्रेथ क्या चल रहा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो इंडिकेट्स कि मार्केट्स बुलिश है, मतलब कि ज्यादा स्टॉक्स में प्राइस राइज हो रहे हैं, राइट। अगर ये कम है तो मतलब गिरावट ज्यादा शेयर्स में आई है कंपैरेटिव टू जितनों में इंक्रीज हुआ है, तो बियरिश हो जाएगा। ये बियरिश है। इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है जो भी राइज करेंगे वो ले लेंगे और जो फॉल करेंगे वो ले लेंगे। हाँ, दोनों को डिवाइड चार्ट में दिख जाता है। हाँ मार्केट ब्रेथ भी वन कैन सी डायरेक्टली। हाँ सर, ये सब कुछ कैलकुलेट आपको मिल जाता है, कैलकुलेट ग्राफ मिल जाता है या वैल्यू मिल जाती है। वैल्यू आएगी ना सर इसकी, तो 1 से कम है। अच्छा इसकी वैल्यू है तो किसी इंस्टेंट टाइम के लिए आएगी मेरे ख्याल या शाम को आएगी जिस भी टाइम फ्रेम का आप देखना चाहते हो। अच्छा तो उसे इन्वेस्टर को क्या उसमें कि मार्केट्स का क्या सेंटिमेंट चल रहा है, मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। तो उसको तो इन्वेस्ट तो एक आध किसी स्टॉक में करना होगा। नहीं, इंडेक्स में भी तो कर सकते हैं ना सर, इंडेक्स में भी तो कर सकते हैं जैसे जिसमें निफ्टी 50 है। हाँ इंडेक्स है, अब आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि उसका ब्रेथ कितना चल रहा है। तो अगर बेरिश चल रहा है तो इन्वेस्ट करें, हम्म अगर बेरिश ट्रेंड है तो इन्वेस्ट करें। बियरिश ट्रेंड में इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर आपको मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना है एंड यू बिलीव कि अभी प्राइसेस नीचे जा रहे हैं बट फ्यूचर में राइज होंगे तो आप ले लो उसको। मतलब लो प्राइस पे हाँ एट द टाइम ऑफ बेरिश। हाँ, जब मार्केट नीचे, वेट करो तो जब वो बट अगर यू दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, बट अगर इफ यू वांट कि एक ही वीक में उसका रिटर्न हो जाए तो यू नॉट इन्वेस्ट फॉर बियरिश में, राइट। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 वीक है तब तो नहीं इन्वेस्ट करोगे ना बियरिश में, क्योंकि तब उस टाइम पे तो मार्केट्स नीचे ही जा रहे हैं। ओके बट आपका अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है एंड यू बिलीव कि अभी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट जाएगा 10 साल 15 साल बाद का, हाँ, तो देन विल बाय एट लोअर प्राइस। 10 साल मतलब बड़ा है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में से 5 सात तो इस मतलब कम से कम। हाँ तो म्यूचुअल फंड में होता है, स्टॉक में तो नहीं होता। नहीं सर, स्टॉक में 5-7 साल तो लॉन्ग टर्म ही कंसिडर, मतलब अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए किसी से लॉन्ग टर्म में तो 5-7 साल इज मिनिमम। बट इसमें तो श्योर शॉर्ट तो नहीं, जैसे कोई स्टॉक हो जैसे अदानी के हैं, अदानी के हाँ स्टॉक हाँ हाँ तो ये तो सर शॉर्ट तो कुछ भी नहीं है ना,
तभी आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे कि आपको उससे क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में। जब आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसका कैश फ्लो स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्ट्रांग है, तब यू बिलीव कि लॉन्ग टर्म में भाई 15 साल बाद इस वाली कंपनी की बहुत ग्रोथ होने वाली है, तब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, फिर आप वेट करते हो 15 साल। ओके। कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि वो जो मार्केट में जो वो हैं लोग जो अपने स्टॉक देते हैं कंपनी की, कुछ इन्फ्लेटेड या कुछ मैनिपुलेशन करते होंगे उसमें, और एक टाइम तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बट अगर आप देखो सर लॉन्ग टर्म अगर आप कर रहे हो तो फ्लक्चुएशन तो आने हैं, बढ़ना चढ़ना तो वो है ही, चाहे कोई भी स्टॉक हो। ऐसे तो कोई भी स्टॉक नहीं होता जो बढ़ते ही जाते बढ़ते ही जाते, राइट? बढ़ता चढ़ता तो रहेगा। इट इज जस्ट कि आप लॉन्ग टर्म में क्या बिलीव करते हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको उसका इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। अब जैसे कि जब .com मोबाइल आया था तो लोगों ने क्या करा, दे बिलीव कि टेक्नोलॉजी का जो भी स्टॉक होगा वो बढ़ेगा ही, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी के नाम पे जो भी स्टॉक आए सबने खरीद लिया। अब उसमें मोर देन 80% कंपनीज तो डूब गई, बट कुछ तो जेन्युइन टेक्नोलॉजी कंपनीज भी थी ना। तो इन्वेस्ट करने से पहले व्हाट शुड यू हैव लुक एट कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी के नाम पे नहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी आगे ग्रो करेगा तो इन्वेस्ट कर दिया जी, नहीं। आप उस कंपनी का देखोगे कि वो एक्चुअली अपने कितना ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसी है, उसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे हैं। मैं जैसे ये हुआ था क्या बोला LIC का आया स्टॉक, बहुत अच्छा उसका मार्केट का भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया क्या होता था, जब खुला वो मतलब 50% से भी कम हो गया। तो LIC जो गुड कंपनी, उनका फंडामेंटल ठीक हुआ। LIC इज अ गुड कंपनी, ठीक है, 15 साल में LIC कहीं नहीं जाने वाली, बट ये भी तो है, हो सकता है कि उन्होंने जिस प्राइस पर स्टॉक किया उसकी उतनी बात नहीं थी। सपोज मैं कहती हूँ कि सपोज साड़ी मेरे को अच्छी लगी, ठीक है, तो मैं इस पर कोई रेट तो लगाऊंगी ना कि 500 रुपये में खरीदूंगी या मैं 5000 में खरीदूंगी। अब मैं कह दूँ जी अच्छी है तो क्या मैं 5000 में खरीदूँ इसको? LIC मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में चलेगा, LIC कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, मुझे उसके फंडामेंटल्स पे भरोसा है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक वैल्यू हम ये कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई इसका कितना प्राइस होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू से कैश फ्लो से निकलता है। कैश फ्लो, हाँ, फ्यूचर कैश फ्लो से निकलते हैं। आप लोगों ने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर जब आपने स्टॉक प्राइसेस नहीं पढ़ा होगा कैसे कैलकुलेट होता है इक्विटी शेयर्स का स्टॉक प्राइस, इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कैसे? नहीं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, हाँ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, हाँ, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल DDM पढ़ा होगा ना। DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो उसके अंदर भी कैश फ्लोस क्या होते हैं? वो यही तो है कि फ्यूचर में ये कितना जनरेट करके देगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपने उसके अंदर बॉन्ड का प्राइस भी सीखा होगा, इक्विटी का प्राइस भी सीखा होगा, प्रेफरेंस शेयर का प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा होगा। तो उस कैलकुलेशन से आप निकालते हो कि जी ये इतना रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, तो मेरे को इसको इतने पे खरीदना चाहिए ताकि मुझे रिटर्न मिले। अब ऐसे थोड़ी कि रेवेन्यू तो जनरेट करती ही रहती है तो मैं कुछ किसी भी प्राइस पे उसको खरीद लूं। तो अगर वो ना पढ़ा हो पहले हमने, तो अभी इसमें पढ़ पाएंगे, इसमें आप पढ़ाएंगे? सर इतना तो देखो टाइम नहीं होता, these classes are supposed to be you know। सदा जी वैसे ही पास हो गए पढ़ के अब याद भी नहीं है क्या पढ़ा। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़े, वो फिर डॉक्टर अशोक हैं, वो अपना एक अच्छा छोटा शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो दे देते थे और पास हो गए। तो फिर वही ऑब्जेक्टिव पूरा होगा फिर तो पास हो जाएगा। अभी थोड़ा सा फील हो रहा है कि डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो कोई नहीं सर, आप पढ़ लो उसको कौन सी बुक में। इसी में ये भी पढ़ सकते हैं? हाँ, इसके अंदर भी मिल जाएगा आपको स्टॉक प्राइस, इसके अंदर भी मिल जाएंगे। तो इसमें आपने खुद बताया कि एक टेक्निकल एनालिसिस की बुक बताई, मैंने ऐसे भी ओके, ऐसे भी जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बताइए आप। सुब्रता रॉय बताई थी उन्होंने। अच्छा, सुब्रत रॉय, हाँ सुब्रता रॉय ठीक मिला है? हाँ जी, मैम कहाँ से कोई भी ले लो आप, सबके अंदर सबके मन में मिलेगा आपको स्टॉक वैल्यूएशन का भी चैप्टर जिसके अंदर DDM वगैरह सब होगा। स्टॉक वैल्यूएशन आप नहीं तो फंडामेंटल एनालिसिस FM की बुक उठा लो, फंडामेंटल मैनेजमेंट की, CF की, उनके अगर आपको सिर्फ शेयर सीखना है, प्राइस कैलकुलेट करना सीखना है तो मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर भी मिल जाएंगे आपकी प्राइस कैलकुलेशन।
नॉलेज तो हो जो स्टॉक्स में अगर आदमी इन्वेस्ट करेगा तो नॉलेज तो होनी चाहिए। सर देखो जो वो कैलकुलेशन दिखाते हैं ना वो ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होती है। अब जैसे कैश फ्लो को प्रिडिक्ट कर डिस्काउंट करना एक बहुत ही जिसका काम है ना पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो कर सकता है। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो तो आप लोग क्या करते हो, जैसे आईपीओ के अंदर एक बहुत फेमस होता है, लोग देखते हैं जीएमबी, ठीक है, विच इज ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जीएमपी देखते हैं और उसके बाद उस आईपीओ में पैसे लगाते हैं, ठीक है। जीएमपी का मतलब कि ग्रे मार्केट में उससे पहले उसका कितना डिमांड सप्लाई है, कितनी डिमांड है। एलआईसी का वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, जीएमपी पक्का कम होगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग करते हैं जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अब किस चीज़ पे देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं। सपोज मुझे एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या फिर बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, मैं टॉप बैंक्स उठा लूँगी, एसबीआई उठा लूँगी, आईसीआईसीआई उठा लूँगी, एचडीएफसी उठा लूँगी। मैं उनके रेशियोज कंपेयर करूँगी, उनका पी रेशियो कितना चल रहा है, ठीक है, उनका रेवेन्यू कितना, उनका एनपीए कितना है, ठीक है। ये जब मैं एक बैंक उठाए, मैंने तीनों बैंक उठाए, जब मैं एक दूसरे से देखूंगी तब मुझे ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि इसका ये चीज बेकार है कि अच्छा है, ठीक है। जैसे पी रेशियो हो गया, प्राइस अर्निंग, ठीक है, वो मल्टीपल्स में होता है कि अर्न इतना करके दे रहा, प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि एचडीएफसी का 15 चल रहा है, आईसीआईसीआई का 20 चल रहा है, एसबीआई का 5 चल रहा है। पीबी रेशियो नहीं देखते हैं? हाँ, पीबी भी देखते हैं, वो मैंने बोला मल्टीपल चीजें देखते हैं। जब मैं 4-5 जब हम शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं, सपोज करो मैं फर्नीचर खरीदने जा रही हूँ, मुझे फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँगी, 4 दुकान पे जाऊँगी, खुद बता देंगे जी कार्डबोर्ड का बना है, ये वाला हमारी लकड़ी का बना है, इसका फिनिशिंग है। मैं 4 दुकान पे जाऊँगी, मुझे खुद ही पता चल जाएगा ना कि क्या चीज़ मुझे देखनी है। ऐसे ही ये रेशियो जब मैं 4 चीज़ों की देखूंगी तो मुझे अपने आप आइडिया हो जाएगा कि महंगा है कि सस्ता है, नहीं। यू के अगर आप इस मेंटालिटी से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो मुझे लॉस ही ना हो, मुझे एक बार में पता चल जाए, वो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है, नकली मतलब जो वैसे ऐप्स से ट्रेड करते हैं जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होता, आप उधर करो या फिर पेपर ट्रेडिंग करो। आप खुद पहले सीखो, नोट डाउन करो, आपको लगता है कि मुझे लगता है कि एचडीएफसी जाएगा, बढ़ेगा, तो आप उसका डेली प्राइसेस मेंशन देखने शुरू कर दो, ठीक है। और फिर आप देखोगे आपको प्रोडक्शन कितना ठीक था। जब आपको वो कॉन्फिडेंस आता है तो आप रियल मनी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। बट ये आ तभी सकता है जब आप खुद प्रैक्टिस करो, खुद इन्वेस्ट करो, चाहे आप वो रियल मनी से ना करो, पेपर ट्रेडिंग कर लो या फिर आप ऐप्स के थ्रू कर लो, कॉइन्स वगैरह से। बट जब तक खुद नहीं करोगे कितना ही थ्योरी पढ़ लो नहीं आएगा। अभी रिसेंटली जो फॉरेन मार्केट हिंदुस्तान बैंक है, हिंदुस्तान बैंक हाँ उसका स्टॉक प्राइस बहुत गिरा। हाँ बहुत, तो अभी तो सबके गिर रहे हैं सर। उसका क्यों गिरा था, ये तो पर्टिकुलर उस बैंक का बाकी का तो इतना नहीं गिरा। नहीं सर, बहुत तो सबके गिरा, 9% शायद गिरा था, गिरा होगा सर, बहुतों के गिरे, अभी तो मार्केट बहुत गिरा है। तो अभी भाई ये इन्वेस्ट करो तो मार्केट इज डाउन। जिस स्टॉक में आपको बिलीव है, आपको लगता है कि ये स्टॉक अपने एवरेज प्राइस से नीचे चला गया है एंड ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप उस स्टॉक को ले लो, अपॉर्चुनिटी जब वो हाई है तब क्यों लेना है। अभी तो जब ये करेक्शन आया उससे पहले तो मार्केट्स बहुत हाई थे ना, ठीक है, बट अब आपको लग रहा है कि उसका ये फेयर प्राइस है और ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा जाएगा, ले लो उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्म्स इंडेक्स, जिसे हम ट्रेंड भी बोलते हैं, दैट इज ट्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो आर्म इंडेक्स आल्सो कॉल्ड द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंडेक्स, ये क्या मेजर करता है आपका कितने स्टॉक्स में एडवांस हुआ है, कितने में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है।
advance divided by declining stock prices, this divided by the advance and declining volumes. ठीक है, सो ये क्या मेजर करता है आपका, ये भी मार्केट सेंटिमेंट मेजर करेगा, कौन सा स्टॉक ओवरबॉट है मार्केट में या फिर ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट जो शेयर है तो दे आर सपोज टू फॉल इन फ्यूचर। हाँ, ओवरबॉट है वो नीचे एंड ओवर सोल्ड है मतलब कि देंगे वो आप। हाउ कैन वी डिफाइन व्हिच शेयर इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड? हाँ, अगर ये देखना हो तो ये अलग अलग वही तो बताना है आपको, ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। TRI का क्या मतलब है? क्या सर? TRI ट्रेडिंग इंडेक्स, है ना? ट्रेडिंग इंडेक्स TRI है ना, ट्रेडिंग इंडेक्स। ट्रेडिंग इंडेक्स, ये जो अभी सेंसेक्स वगैरह है, उसी को बोलते हैं। नहीं सर, हाँ। ट्रेडिंग इंडेक्स का कैलकुलेशन है। ओहो। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का आर्म्स इंडेक्स को ही ट्रेडिंग इंडेक्स भी बोलते हैं, जो कि ऐसे कैलकुलेट advancing stocks of the declining stock, डिवाइडेड बाय advancing volume में decline. वॉल्यूम रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव स्टॉक ओनली, वॉल्यूम रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव नहीं, स्टॉक, कंप्लीट मार्केट में। कंप्लीट मार्केट का वॉल्यूम। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है तो मतलब कि मार्केट बेयरिश है, अगर 1 से कम है तो मतलब कि बुलिश मार्केट है। आप तो आई गेस फाइनेंस में हो नहीं ना? एक्चुअली एचआर में ना कोई बच्चे नहीं है। अच्छा, अभी तो नहीं शुरू हुई। तो मैं शाम को बैठ कर तो एक दोनों का एडवांस वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, सीख सकते हो। वो ऊपर आ जाएगा 4 हाँ। -300। माइनस से डिवाइडेड डिवाइडेड हाँ, 400 - 300 डिवाइडेड बाय माइनस नहीं, दोनों डिवाइड ही है। ये 400 को 300 से डिवाइड करेंगे, उस कंप्लीट को फिर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। दो अलग-अलग फंक्शन बोल दीजिए। हाँ। तो आपने तो ये अलग-अलग थे दोनों रेशियो। एडवांस स्टॉक, डिक्लाइनिंग स्टॉक, ये हाँ। रेशियो हो गई। हाँ, और एडवांस वॉल्यूम और डिक्लाइनिंग वॉल्यूम जो आएगा उन दोनों को डिवाइड करना है। दोनों को फिर डिवाइड करना है। तो अगर वो लेस देन 1 है तो बेरिश है, लेस देन 1 है तो बुलिश है, मोर देन 1 है तो बेयरिश है। ठीक है, चेंज कर दो कि अब हमेशा ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन बॉन्ड मार्केट में आता है। स्टॉक्स में इम्पैक्ट आने से पहले आपको बॉन्ड में इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंडेक्स क्या बोलता है कि अगर यील्ड स्प्रेड कम हो रहा है, यील्ड स्प्रेड का मतलब क्या होता है, बाय और सेलिंग का कितना डिफरेंस चल रहा है प्रीमियम में। ठीक है, तो अगर वो स्प्रेड कम हो रहा है तो मतलब कि मार्केट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का मार्केट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, और अगर वो स्प्रेड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमें स्प्रेड ज़्यादा होता है तो देयर इज मोर वैलेटिलिटी, राइट? हाँ हाँ, मतलब कि उस ट्रेड के लिए इतना डिमांड सप्लाई है। ग्राफिकली कैसे स्प्रेड जो बोल रही है। सर स्प्रेड बॉन्ड के अंदर होता है कि उसका बाइंग या सेलिंग कितने में चल रहा है, उसका हम बोलते हैं यील्ड स्प्रेड। ठीक है, कि मतलब कि
सपोज करो उसको बाय करने को इन्वेस्टर्स तैयार है 100 पर, ठीक है, बट सेलिंग वाला ले रहे हैं 200, उसका प्राइस है 200 पर उसको बाय कर रहे हैं 100 पर, ठीक है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड है क्योंकि अब उसकी इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो उस ट्रेड उसका मार्केटेबिलिटी कम है उस बॉन्ड का। अगर ऐसा है तो मतलब कम लोग हैं खरीदने वाले, अगर कम लोग खरीदने वाले मतलब कम मार्केट में इंटरेस्टेड है लोग, ठीक है, तो मतलब मार्केट्स में कॉन्फिडेंस लो है। अगर स्प्रेड अगर स्प्रेड ज़्यादा है, अगर स्प्रेड कम होता जाता है मतलब कि बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम चल रहा है मार्केट में, खरीदना बेचना चल रहा है, which means people are getting more interested and have a more confidence in the market. वो रेंज हो जाएगी 200 से लेकर 150 175, मतलब कम होता जाएगा, ये डिफरेंस कम होता है, डिफरेंस कम होता जाएगा, स्प्रेड कम होता जाएगा, हाँ, दैट इज इंडिकेशन ऑफ तो कॉन्फिडेंस। बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। बॉन्ड इंडिया में इतने ट्रेड नहीं होते, यूएस चाइना इधर बहुत ट्रेड होता है। बट इसमें ग्रोथ कम होती है, बॉन्ड्स में ग्रोथ कम होती है नहीं, कंपेयर ऐसा नहीं है अच्छा कि बॉन्ड्स में कम होती है, बॉन्ड्स में रिटर्न एज कम्पेयर टू स्टॉक कम होता है बिकॉज वो ज़्यादा सेफ होते हैं कंपेयर टू स्टॉक जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, बट दैट डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर यू आर, ठीक है। मे बी यू वांट सेफ ऑन अ सेफर साइड तो यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, यंग है, तो यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। अब बेसिकली बॉन्ड वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जब कॉर्पोरेट एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली इंडिया में बॉन्ड मार्केट इतना डेवलप हुआ नहीं है। जनरली आपको स्टॉक मार्केट से कौन से बॉन्ड मिलेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स तो बहुत रेयरली होते हैं, एंड ऊपर से जो इन्वेस्टिंग अमाउंट भी रखा जाता है बॉन्ड्स में वो बहुत बड़ा अमाउंट है, जैसे मिनिमम 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर उतना इन्वेस्ट भी नहीं कर पाता, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली इंडियन कंपनीज आर ऑलरेडी लिस्ट देयर बॉन्ड ऑन यूएस मार्केट। हाँ, क्योंकि उस टाइम इतना डेवलप हुआ नहीं था, अभी भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूँ। पुट का मतलब क्या होता है? हाँ, पुट का मतलब आई हैव एन ऑप्शन टू सेल, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकती हूँ। कॉल का मतलब क्या होता है? बाय, ठीक है। तो पुट बाय कॉल, अब मैं पुट ऑप्शन कब चाहूंगी कि मैं कभी भी बेच दूं, क्या प्रेडिक्शन होगा मेरा? अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पुट ऑप्शन रखूँ तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट में क्या होगा? और मार्केट डाउन होगी, मार्केट गिरेगी, तभी मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि इस शेयर का प्राइस 50 पे चले जाएगा, तो मैं एक पुट ऑप्शन रखती हूँ 70 पर कि अगर 70 से नीचे गया तो मैं अपना शेयर 70 में बेचूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, आई एम बेयरिश हूँ मैं मार्केट पर कि नीचे जाएगा। कॉल का मतलब ऑपोजिट, बुलिश हूँ, ठीक है। अब जनरली मार्केट में कॉल ऑप्शन ज्यादा ट्रेड होते हैं, ठीक है, अगर दोनों बराबर इक्वल है तो मतलब इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जनरली कॉल ऑप्शंस ज्यादा ट्रेड होते हैं इंस्टेड ऑफ पुट ऑप्शन, हिस्टोरिकली ऐसा, ठीक है। तो अगर 0.7 से ज्यादा है पुट कॉल रेशियो, हमारा पुट कॉल रेशियो 0.7 से ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या लगता है? हाँ, बेयरिश होगा। बेयरिश होगा ना, क्योंकि ऊपर क्या है, बियर्स है, पुट इज बियर एंड ये बुल कॉल। तो 0.7 से ज्यादा मतलब बेयरिश एंड 0.7 से कम मतलब बुलिश, ठीक है।
है तो बेयरिश और कम है तो बुलिश। ये तो एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए होता होगा ना, अंडरलाइंग एसेट के लिए। पुट एंड कॉल ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन मार्केट में ट्रेड होगा सर। अब आपने वहाँ से इंडिकेट कर लिया, अब उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? शेयर मार्केट पे, कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं, इसका मतलब दे एक्सपेक्ट कि शेयर मार्केट्स नीचे जाएंगे, राइट। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट्स में डाउन ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोग कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो बुलिश है मार्केट में, कि शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अप ट्रेंड। तो ये जो वेबसाइट साइंस की यहाँ पे होता है, हाँ, तो वो फिगर देंगे पुट एंड कॉल की। आप पुट एंड कॉल ऑप्शन का मार्केट्स में जाके सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द पुट एंड कॉल ऑप्शन रेशियो, या फिर आपको पुट मिल जाएगा, मतलब ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। Put call ratio is the indicator of bullish or bearish market for a particular state. What? Put call ratio is the indicator of bull or bearish market. We हाँ. can still comment, but It is an indicator. or loss. एक होती है ऑड लॉट थ्योरी। वैसे नाउ दिस इज नॉट दैट प्रोमिनेंट, बट इनिशियली क्या होता था कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बहुत कम इन्वेस्ट करते थे, एंड जब वो इन्वेस्ट करते थे तो वो बहुत इन्फ्लुएंस होते थे अपने आसपास की न्यूज़ से एंड मैनिपुलेशन से, ठीक है। जो भी जिसने बताया कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, दे विल इन्वेस्ट। तो जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते थे, दे यूज्ड टू बिलीव कि जिसमें भी ये लोग बाय सेल कर रहे हैं, क्योंकि इनका मैनिपुलेशन बहुत चलता था इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का। तो अगर ये बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स उससे उल्टा होगा। अगर ये लोग बाय कर रहे हैं मतलब कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, और अगर ये सेल कर रहे हैं मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है। किससे कंपेयर करते थे मैडम? हाँ, किससे कंपेयर करते थे? किससे कंपेयर करते थे मतलब? जैसे आपने बोला कि दैट पर्सन अगर कोई बाय कर रहा है तो मार्केट गिरेगा, उसको दैट पर्सन नहीं, ऑड लॉट का मतलब क्या हो गया? जैसे इंडिविजुअल जब बायर होता है, सो यू बाय, तुम लोग क्या करते हो, 20 शेयर ले लिए, 50 शेयर ले लिए, 60 शेयर ले लिए, ठीक है। तो हमेशा ऑड लॉट्स में बाय करते हो। ऑड लॉट का मतलब या तो 100 से कम शेयर्स होंगे या 100 के मल्टीपल में नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि 5000 शेयर्स बाय करें या 500 शेयर बाय करें या 200 शेयर बाय करें। तो उन इन्वेस्टर्स को क्या माना जाता था कि इनको इतना नॉलेज नहीं है, दे हैव बीन मैनिपुलेटेड। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सपोज क्या होता है, जैसे वो गुरुज आते हैं टीवी पे, वो बताते हैं कि इसमें बाय करना है, इसमें सेल कर दो, क्योंकि उनका एक हिडन ऑब्जेक्टिव होता है। दे आर आल्सो regulated by SEBI. दे आर आल्सो regulated by SEBI. they are regulated by SEBI. ऐसे अलाउड नहीं है कुछ भी आप, मतलब यू नो, यू कैन गिव द एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, बट स्टिल होता है ना, इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है। तो जब ये जो टाइप, ये अब इतना रेलेवेंट नहीं है ये थ्योरी जितना इनिशियली होता था, क्योंकि इनिशियली फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी था। तो जब मैं जैसे बड़े इन्वेस्टर, ठीक है, अब आई वांट कि मुझे इसका प्राइस ऊपर चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना शेयर बेचना है, तो मैं क्या करूंगी, अब इसके बारे में अच्छा वर्ड स्प्रेड करना शुरू करूंगी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से, ताकि वो खरीदे और इसका प्राइस ऊपर चला जाए, फिर मैं अपना शेयर बेच दूं और प्राइस नीचे ड्रॉप कराए। तो जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स थे वो इसको ऐसे देखते थे कि जो भी ऑड लॉट में बाइंग सेलिंग हो रही है, मैनिपुलेशन के थ्रू हो रही है, तो जिस भी डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं, मार्केट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। When the odd lot का point हो गया तो market is manipulated. The price will upward for a short time, but after हाँ, that it तो will इस थ्योरी के बिलीवर्स ये मानते थे कि ऑड लॉट में, ऑड लॉट का मतलब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर वो लोग बाय कर रहे हैं तो ये लोग सेल करेंगे। okay. I am get dumb करेंगे आगे शेयर हो गया. हाँ लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। हाँ, लार्ज हो गए, हाई नेटवर्क हो गए, जो भी सोफिस्टिकेटेड जिनको मार्केट का नॉलेज है। तो ये भी दिख जाता है उस चार्ट में जो आप बता रहे हैं। हाँ सर, उसके अंदर वॉल्यूम्स आते हैं ना कि कितना कितना लॉट में वो ट्रेडिंग हुई। सर मनी कंट्रोल आप देख लेना, इस पे सारी चीजें मिल जाएंगी. मनी कंट्रोल ट्रेडिंग ठीक है, उसके बाद हमारे चार्ट्स आ जाते हैं, लाइन चार्ट होता है, बाय
बार कैंडलस्टिक और पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पॉइंट एंड फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ना ही हम लाइन को ज़्यादा देखते हैं। सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है हमारा कैंडलस्टिक। ये फिगर दिख रही है अपनी कैंडलस्टिक की, हाँ जी, जो रिप्रेजेंटेशन है इसका कुछ इंडिकेशन होता है, जैसे ये रेक्टेंगल दिखा है। हमें पता है। मैं पहले इसके वो बता दूँ ना डायग्राम्स की क्या क्या चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। इसको हम लोग विक या शैडो बोलते हैं। विक या फिर शैडो, ये अपर शैडो है या लोअर शैडो है। ओके ओके। ठीक है, दोनों को हम विक भी बोल सकते हैं। WICK। हाँ, ये हमारी बॉडी है। बिग WICK। हाँ, और लोअर वाला इसको हम लोअर शैडो बोल सकते हैं या विक बोल सकते हैं, दोनों ही चीज बोल सकते हैं। ये लोअर शैडो हो गया या अपर शैडो हो गया। ठीक है, रेड का ये इसका मतलब होता है, इसका टॉप मतलब दिन में जो भी हाईएस्ट प्राइस गया। ठीक है, टॉप मतलब जो भी हाईएस्ट प्राइस गया दिन में वो यहाँ आएगा। लोएस्ट मतलब जो भी सबसे लोएस्ट प्राइस गया। इसमें नंबर मेंशन होते हैं क्या नंबर मेंशन होते हैं आप क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। मैटर नहीं आ रहा है। वो नंबर आते हैं ना ऑटोमेटिक वहाँ पे लिखे हुए हाँ, तो ये क्लिक आप कर्सर को वहाँ रोटेट करोगे तो दिखा देगा कि कितने रुपीस में बाय करना है। अब उसके बाद रेड का मतलब कि मार्केट जितने पे खुली थी उससे कम प्राइस पर वो स्टॉक बंद हुआ। मतलब जब मार्केट 9 बजे खुली, 9:15 बजे, तो प्राइस चल रहा था 200 और जब क्लोज हुई तो प्राइस था 150। मैम सपोज वी आर सीइंग कैंडलस्टिक में पर्टिकुलर स्टेप, अगर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसका 200 है एंड 200.5 पे अगर बंद होता है तो इट विल बी इन ग्रीन। 200 था लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, 200 बंद होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस फॉर द नेक्स्ट डे, तो ग्रीन में आ जाएगा वो। अगर 199 जाता है तो रेड में आ जाएगा। लास्ट अगर आप उसी दिन का देख रहे हो कैंडलस्टिक बन रहा है तो वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, पर दिन का देखोगे तो ओपनिंग और उस दिन के ओपनिंग और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मैं प्रीवियस डे का देखूं तो उस दिन का ओपनिंग या क्लोजिंग क्या था। प्रीवियस जैसे सपोज वो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है तो 12 बजे के आसपास हम ये कैंडलस्टिक देखते हैं तो रेड में क्या डिफाइन करेंगे, कौन सा पीरियड? रेड उसका ओपनिंग से डिफाइन करेगा ना, अगर 9:15 पे कितने बजे ट्रेड ओपन हुई और ये 12 बजे क्या चल रहा है। अगर 12 बजे उससे ज़्यादा चल रहा है तो ग्रीन होगा, उससे कम है तो रेड होगा। पर्टिकुलर जो कैंडलस्टिक डिफाइन करते हैं कितने टाइम पीरियड के कैंडलस्टिक शो होती है। हाँ, यू कैन चेंज 5 मिनट्स में देख सकते हो, 10 मिनट्स में देख सकते हो, 1 डे के भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पे देख सकते हो। अगर 5 मिनट्स की देख रहे हो तो 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलेगा कि उससे वो प्राइस का ओपनिंग क्या था और इस 5 मिनट में उसका प्राइस क्या चला। जैसे एक हो जाता है का ये कैंडलस्टिक कॉमन है, कभी कैंडलस्टिक का ये जो बॉडी काफी लॉन्ग हो जाती है, वाइड हो जाती है, और जो वाइड से भी लॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है ना। तो लॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सपोज ये होता है, इसको हम मारुवुजू कहते हैं, जिसके अंदर विक ही नहीं है, मतलब इसका हाई और ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला क्लोजिंग होगा। ठीक है, इसका हाई और क्लोजिंग सेम है। ठीक है, इसका लो और ओपनिंग सेम है, तो ये अपने आप पूरी लॉन्ग होगी। लॉन्ग का मतलब क्या है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जितना डिफरेंस उतनी लॉन्ग है। ठीक है, जितना कम डिफरेंस उतनी शॉर्ट।
आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जिस भी टाइम के लिए देख लो, यू कैन सेट कि मेरे को कितने टाइम का कैंडलस्टिक देखना है। कैंडलस्टिक भी चार्ट की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, वो डिपेंड करता है प्राइस के अकॉर्डिंग। क्या कैंडलस्टिक भी चार्ट की तरह ऊपर नीचे से हाँ 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 हाँ, तो प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। 5 मिनट का देख रही हो तो 5 मिनट की कैंडल बनी, अगले 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगले 5 मिनट की कैंडल बनेगी। तो उस 5 मिनट में प्राइस ऊपर नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग ही कैंडल ऊपर नीचे होगी ना। कभी कभी एकदम कैंडल नीचे आ जाती है तो उसे गैप बोलते हैं ओके। कि एक सडन चेंज आता है, तो हम बोलते हैं सपोज एक कैंडल यहाँ थी और फिर सीधा कैंडल यहाँ आ गई, तो मतलब कि एक सब्सटेंशियल गैप आता है प्राइस में कि यहाँ पर मे भी कोई न्यूज़ आई सडन और सडनली प्राइस ड्रॉप कर दिया। तो इस केस में नीचे वाली रेड होगी, अगर प्राइस ड्रॉप हुआ तो नीचे वाली जो कैंडल है वो रेड कलर होगी, हाँ और ऊपर वाली ग्रीन होगी। ऊपर वाला डिपेंड करता है सर, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो रेड भी हो सकती है। गैप का मतलब है कि दो कैंडल स्टिक के बीच में काफी ज्यादा गैप है, बीच में उसके बीच में प्राइस में कोई ट्रेडिंग नहीं। सपोज 200 का था और फिर सीधा 220 पर ट्रेडिंग, 201 202 इस प्राइस पर कोई ट्रेडिंग नहीं, ठीक है, सब्सटेंशियल प्राइस चेंज है। इस केस में वो कैंडलस्टिक कैसे दिखाई देगी, अगर ज़्यादा गैप है तो? ज्यादा गैप है तो गैप दिखेगा सर दो कैंडल स्टिक के बीच में। दो कैंडलस्टिक के बीच में? हाँ ऐसे नहीं होता, मतलब ऊपर नीचे होता है। अच्छा, ऊपर नीचे। टाइम तो वही रहेगा ना, इधर क्या होता है टाइम होता है, अब टाइम तो 2 बजे 2 बज के 1 मिनट उतना ही रहेगा, तो ये गैप नहीं बढ़ता है, ऊपर नीचे होता है। अच्छा, और रेड होगी तो इसका मतलब है प्राइस गिरा है। रेड का मतलब है कि क्लोज जितने पे हुई वो प्राइस कम था जितने में मार्केट खुला था उस स्टॉक, ठीक है, उस जिस प्राइस तक खुला था उससे कम पर आज उसका मार्केट बन रहा है, जिसका प्राइस गिरा है। रेड का मतलब ये। तो कैंडल इटसेल्फ फिगर में कोई फिगर नहीं हो रही है स्टॉक का प्राइस ये है करंटली, या ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप पर्सन घुमाओगे वो दिखा देगा ओपनिंग क्या, नीचे भी लिखा होगा, आप किसी स्टॉक में देख लो कि ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था, हाई क्या था, उसका लो क्या था, ठीक है। सिर्फ आपको अगर आपको एक मेरे को जैसे कि प्राइमरी ट्रेंड देखना है, सेकेंडरी ट्रेंड देखना है, 1 साल का मुझे देखना है, अब मैं हर एक दिन के कैंडल पे तो नहीं देखूंगी कि इस दिन का प्राइस क्या था, ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म में देखूंगी कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो रेड मुझे इंडिकेट कर देगा कि इसका प्राइस नीचे गया उस दिन, ग्रीन मुझे इंडिकेट कर देगा कि उसका प्राइस उस दिन ऊपर गया, ठीक है। उससे ट्रेंड मालूम रहता है। हाँ उससे अलग अलग पैटर्न बनते हैं जिनसे हमें ट्रेंड पता चलता है। उसका इंटरप्रिटेशन उसी से होगा, जैसे रेड आ रही है होगा और इससे बेयरिश नहीं ऐसा जरूरी नहीं है सर, डाउनवर्ड में भी रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है। डाउनवर्ड ट्रेंड में, डाउनवर्ड ट्रेंड क्या है, लॉन्ग ट्रेंड है ना, ठीक है, इसमें भी हो सकता है किसी एक दिन मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस ऊपर हुआ हो, तब वो ग्रीन हो जाएगा। हाँ तो उस दिन की वो ग्रीन दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि कॉन्टिन्यूसली ही कोई एक चीज चल रही हो। जैसे आजकल मार्केट चल रही है, एवरी डे इट इज फॉलिंग, अगर एवरीडे ही फॉलिंग है तो रेड ही होगी फिर वो। अब इसके अलग अलग वो होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, मैं कुछ इसमें से करा देती हूँ, कुछ हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब जितनी लॉन्ग होती है कैंडल, इसका मतलब क्या होता है ज्यादा गैप कि ओपनिंग और क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जितनी शॉर्ट होगी मतलब उतना मार्केट इनडिसाइसिव रहा, ना ऊपर इतना गया ना नीचे गया, ठीक है, मतलब जितने में शुरू हुआ था उतने में ही खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने मार्केट की बात करी लॉन्ग में, ये होता है मार्केट में, इसकी कोई विड्थ नहीं होती, मतलब कोई शैडो नहीं है ऊपर नीचे, ये है। अब ये ग्रीन है, एक आपकी रेड, ये हाई और लो है दोनों का। ग्रीन का मतलब ये इसका क्लोजिंग प्राइस है और ये ओपनिंग है, रेड का मतलब ये इसका ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाई भी इसका क्लोजिंग पर हुआ,
मतलब कि मार्केट्स बहुत ज्यादा बुलिश थी इस स्टॉक के ऊपर, ठीक है। इसका हाई प्राइस जो था वो क्लोजिंग पर हिट हुआ, तो देयर आर बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब अगले दिन मार्केट खुलेगा तो एक गैप के साथ खुलेगा और मार्केट में प्राइस बढ़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट क्लोज हुआ वो इसका हाईएस्ट पॉइंट था और इसमें इसी लोवेस्ट पे ही शुरू हुआ था, ओपन हुआ था और उसके बाद मार्केट चलता गया और हाई पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है मार्केट में, ठीक है, बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है। अगर ये है तो मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, मतलब कि बियर्स ज्यादा स्ट्रांग। जब सेलिंग होगा तो रेड दिखेगा। हाँ, अगर ये है मारूबुजू है जिसके अंदर आपका क्लोज किस पे हो गया, इसके लोएस्ट प्राइस पर, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना क्लोज किस पे हुआ, अपने लोएस्ट प्राइस पर। तो क्या आपको लगता है आपका जो मेजर चांस क्या रहेगा कि अगले दिन ये मार्केट नीचे जाएगा इस स्टॉक, ठीक है। जब ओपन होगा तो मार्केट नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें सेलिंग बहुत ज्यादा चलेगी। सेलिंग वो चलती है 3-4 दिन। सेलिंग तो डेली हर मिनट चलती है ना सर। मैं 9:50 to 3:30 तक होती है, 9:15 से 3:30 तक होती है ना सेलिंग तो। हाँ, 9:15 से 3:30 तक होती है, पर प्री ऑर्डर्स भी तो होते हैं, प्री ऑर्डर 8 9 से 9, 7, 8 तक। 9 से 9:15 तक होता है। नहीं, 9 से 9, 7, 8 तक आपका प्री ऑर्डर लिया जाता है, 7 से 15 तक वो एग्जीक्यूट होता है। नहीं ऐसा होता है, आप ऑर्डर ले रहे हो प्री ऑर्डर, आप ये वो होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। आफ्टर मार्केट होता है 3:30 के बाद, आफ्टर मार्केट इज मार्केट बंद होती है। हाँ, तो जो 9 अगर 9:50 पे मार्केट ओपन होता है, हाँ तो 9 बजे से पहले 8:59 तक आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। हाँ हाँ, और जो प्री मार्केट ओपन वो 9 से 9:50 9:15 नहीं होता, देखते आपके एक्सेप्ट करते हो 8 वगैरह तक, 9, 8 से 15 तक उनका एग्जीक्यूशन चलता है, जो भी प्लेस कराया ऑर्डर्स उनका एग्जीक्यूशन होता है 9, 8 से 9:15 तक, 9:08 से 9:15 तक, और 15 तक मार्केट ओपन हो जाता तो ये बिफोर मार्केट ओपनिंग से पहले क्यों ट्रेड करते हो? है। बिफोर मार्केट ओपनिंग से पहले क्यों ट्रेड करता है? क्योंकि उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज गेन होगा सर। फर्स्ट मतलब अब ये वाली ट्रेडिंग जो होगी वो किस पे होगी, 9 से 9, 8 के बीच का ट्रेडिंग होगी उस क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है, जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि आज 9:15 पर जब मार्केट खुल जाएगा तो एकदम से मार्केट शूट अप हो जाएगा, तो मैं इस स्टॉक को खरीदना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी ना, इसको पहले खरीदूंगी 9 से 9। तो जैसे ही सपोज मैंने कल मार्केट क्लोज हुआ था 100 रुपये, ठीक है, मुझे लगता है आज मार्केट खुलते ही ये शेयर 115 रुपये का हो जाएगा 9:15 पर, जब सारी पब्लिक के लिए मार्केट खुल जाएगा तो ये 9:15 का होगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक प्री मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, सपोज 102। तो अगर ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो मुझे ये शेयर सबके लिए खरीदते ही जैसे 115 होगा उससे कम पे हो जाएगा। तो आई कैन ऑल्सो सेल, मतलब अगर मुझे उसी इंट्राडे करना है तो मैं हायर प्राइस पे सेल भी कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मार्केट अगर 150 प्राइस चलेगा तो 100 में कैसे कोई खरीदेगा? सर ये तो मैंने प्लेस किया ना ऑर्डर, मुझे लगता है डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, मुझे लगता है कि 100 पे कोई से बेचेगा ही नहीं, कोई बेचने वाले भी तो चाहिए ना, तो इसलिए मुझे अगर ये बिलीव है कि ये ऊपर जाएगा तो मैं इसको अपने हिसाब से उस प्राइस में खरीदूँ, मैं 100 पे भी प्लेस कर सकती हूँ ऑर्डर को, बट अगर कोई सेलर नहीं होगा उस पर तो मुझे वो नहीं मिलेगा ना शेयर। बट मुझे ही लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू में 115 ये जाएगा तो मैं 105 तक खरीद लेती हूँ, तो पर शेयर में जो 10 रुपये का फायदा हो जाएगा, तो मैं 105 की बिडिंग करती हूँ। अगर कोई बेचने वाला होगा 105 पे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो सेलर है वो भी अपना ऑर्डर प्लेस करेगा सेल के लिए? हाँ, तभी तो एग्जीक्यूट होगा, दोनों को करना पड़ेगा ना। और वो अपना वहाँ उनको मैच कर लेंगे। हाँ, वो अपने ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा एग्जीक्यूट कर लेंगे जी। और अगर नहीं होता है जैसे वो प्राइस पर जिस प्राइस पर डिमांड किया तो नहीं जिस मिलेगा, प्राइस पर सेल भी हो रहा है तो नहीं होगा, नहीं होगा तो लेफ्ट हो जाएगा। हाँ। अब इसके अंदर अलग अलग होते हैं।
गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और भी होते हैं, हरामी होता है, इंगल्फिंग होता है, एक आरामी का मिस्टेक होता है, कई तरह के होते हैं। हैमरिंग होता है, स्टार होता है, ठीक है। ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो हरामी से दिखाते हैं। बैठते ये बेयरिश होता है ना, हरामी मोड़ा क्या होता है? हरामी बेयरिश होता है ना, नहीं, दोनों होता है, बेयरिश एंड बुलिश। बाई कॉल इट हरामी। बिकॉज इन जापानीज हरामी मीन्स प्रेग्नेंट। तो जो इसका जो ये बनता है कैंडलस्टिक, वो इस तरीके से बनता है कि एक बड़ा कैंडल होता है और उसके आगे एक छोटा कैंडल होता है। तो इट लुक्स लाइक, मतलब कि अब It is given birth to हाँ? it is about to give birth to a small candle. हाँ, नहीं, ये बड़ा होता है, छोटा होता है, इसलिए उस टाइप से लगता है, इसलिए इसको ये नाम दिया Okay. है। इट लुक्स लाइक, मतलब कि चाइना प्रेग्नेंट बेबी, तो इसलिए वो ऐसे इंडिकेशन है हम्म? मार्केट का ये ट्रेंड सब दोनों इंडिकेट करता है, वो एक पैटर्न होता है। तो वो पूछ रहे थे उसका नाम हम नहीं 11:30 तक तो होता है, क्या बोलते हैं बेसिस ऐसे के